इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में सीखा था कि कैपिटल गेन होता क्या है। तो मैंने आपको बताया सेक्शन 45 से डील करवाया था। सेक्शन 45 इज अ प्योरली चार्जिंग सेक्शन विच सेज दैट देयर मस्ट बी अ कैपिटल असेट। हमने सीखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल असेट। तो कैपिटल असेट में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कैपिटल असेट क्या होती है। सारी की सारी इमूवेबल असेट कैपिटल असेट है। और क्या नहीं होती है? स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट एन कैपिटल असेट, मूवेबल आइटम फॉर पर्सनल यूज नॉट एन कैपिटल असेट, एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया नॉट अ कैपिटल असेट, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड नॉट अ कैपिटल असेट। अब कैपिटल असेट क्या है? तो मूवेबल असेट जो कि यहां पे लिख रखी है ये एक्सेप्शन में है, यानी कि नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। तो कैपिटल असेट डज नॉट इंक्लूड ऑल दीज थिंग एंड मूवेबल आइटम फॉर पर्सनल यूज डज नॉट इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स। तो अल्टीमेटली आपको पता चल गया कैपिटल असेट क्या होती है। अभी कैपिटल असेट के टाइप्स की बात करें तो उससे पहले मैं आपको लेके जा रहा था ट्रांसफर में। तो ट्रांसफर क्या होता है वो हमने सीखा। अब हमारा जो आज का मुद्दा है वो है क्या ट्रांसफर नहीं है। आई रिपीट, व्हाट इज नॉट ट्रांसफर। पहले आपको ये समझना होगा कि मैं क्यों सिखा रहा हूं आपको। देखो आप समझो, मैंने क्या कहा? सेक्शन 45, आई रिपीट व्हाट आई सेड, सेक्शन 45 जो है वो कहता है कि कैपिटल असेट सेकंड मस्ट बी ट्रांसफर्ड। आई रिपीट, वो क्या कहता है? कैपिटल असेट मस्ट बी ट्रांसफर्ड। अब अगर कोई चीज ट्रांसफर में इंक्लूड है, आई रिपीट, अगर कोई पर्टिकुलर चीज ट्रांसफर में इंक्लूड है तो वो कैपिटल गेन होगा। और अगर वो ट्रांसफर में इंक्लूड ही नहीं है, ट्रांसफर से एक्सक्लूड है, तो कैपिटल गेन भी नहीं होगा। अगर ट्रांसफर में इंक्लूड है कैपिटल गेन होगा। अगर ट्रांसफर में डज नॉट इंक्लूड है, ट्रांसफर में डज नॉट इंक्लूड है तो देयर विल बी नो कैपिटल गेन। समझ गए मेरी बात? तो इसका मतलब ट्रांसफर की जो एक्सेप्शन है, ट्रांसफर के एक्सक्लूजन है, वो आपको समझने रहेंगे। एक बार आपको ट्रांसफर का एक्सक्लूजन पूरा समझ आ गया वन बाय वन, तो ये समझ लो कि आपका कैपिटल गेन किस में लगेगा ये पता चल जाएगा। क्योंकि कैपिटल असेट क्या होती है सीख ली, ट्रांसफर क्या होता है सीख लिया। अब कैपिटल असेट है बट ट्रांसफर नहीं है। आई रिपीट, इफ समथिंग इज कैपिटल असेट बट नॉट ट्रांसफर, तो ट्रांसफर नहीं है तो कैपिटल गेन भी नहीं होगा। ठीक है, तो समझते हैं अपनी बातों को। व्हाट इज ट्रांसफर एक्सक्लूड्स, राइट। तो आते हैं वन बाय वन पॉइंट्स को डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि क्या क्या चीजें ट्रांसफर नहीं होती, तो पहला क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर। रुकिए एक सेकेंड, कंपनी के मालिक कौन है? शेयर होल्डर। अरे भैया, कंपनी के जो मालिक हैं वो हैं शेयर होल्डर। अब आप बताओ, अगर कंपनी बंद हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, कंक्लूड हो रही है, खत्म हो रही है, तो कंपनी की सारी एसेट किसके पास चली जाएगी? शेयर होल्डर के पास। स्वाभाविक है ना। तो इसमें ट्रांसफर कैसा? क्योंकि कंपनी ने बेचा नहीं है, कंपनी के नाम पे एसेट थी, वो एसेट अब ट्रांसफर होकर किसके नाम से हो जाएगी? शेयर होल्डर के नाम से हो जाएगी। तो नो कैपिटल गेन फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि इट इज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर। अभी बात करते हैं दूसरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट बाय एचयूएफ टू इट्स मेंबर। अरे भैया, एचयूएफ का हो रहा है पार्टीशन। एचयूएफ का क्या हो रहा है? पार्टीशन। और जब एचयूएफ का पार्टीशन होगा, जब एचयूएफ का होगा पार्टीशन, एचयूएफ का होगा पार्टीशन, मतलब एचयूएफ की सारी एसेट किसके पास जाने वाली है? एचयूएफ के मेंबर्स के पास। तो जब एचयूएफ के मेंबर्स के पास एचयूएफ की सारी एसेट्स जाने वाली है, तो वाई इट विल बी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है, उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ एसेट बाय वे ऑफ गिफ्ट, विल और इररिवोकेबल ट्रस्ट। अगर मान लीजिए गिफ्ट दे रहे हैं, तो आपने बेचा थोड़ी है। अगर आपने बेचा नहीं है तो आपको पैसा भी नहीं मिला, आपको पैसा भी नहीं मिला तो गेन कैसा? नेक्स्ट इसने बोला ट्रांसफर ऑफ एसेट बाय 100% होल्डिंग कंपनी टू 100% सब्सिडरी कंपनी। अगर होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी दोनों एक दूसरे की मालिक होती है, मतलब होल्डिंग कंपनी इज द ओनर ऑफ सब्सिडरी कंपनी, तो अपने ही लोगों को अगर कोई एसेट दे रहे हैं तो ट्रांसफर कैसा? कहने का मतलब ये हुआ कि ये वैसे देखा जाए तो एसेट एक जगह से उठ के दूसरी जगह जा रही है, वैसे देखा जाए तो एसेट एक जगह से उठ के दूसरी जगह जा रही है, बट इट विल नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर बाय वर्च्यू ऑफ दीज थिंग्स।
ये सब ट्रांसफर नहीं है। अब ट्रांसफर नहीं है मतलब क्या, कैपिटल गेन नहीं होगा, आपको कैपिटल गेन की कैलकुलेशन नहीं करनी है। ये अगर होता है तो, क्योंकि चार्जिंग सेक्शन कहता है 45 देयर मस्ट बी ए कैपिटल एसेट, सेकंड कैपिटल एसेट मस्ट बी ट्रांसफर्ड। पहला क्या बोलता है, देयर मस्ट बी ए कैपिटल एसेट, दूसरा क्या बोलता है, कैपिटल एसेट मस्ट बी ट्रांसफर्ड। तो ट्रांसफर है ही नहीं ना, क्योंकि ट्रांसफर नहीं है तो कैपिटल गेन भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है अगर कोई अमलगामेटिंग कंपनी, डीमर्ज्ड कंपनी, अमलगामेटेड या रिजल्टिंग कंपनी को अमलगामेशन के टाइम पे अगर कोई एसेट दे रहे हैं, सपोज ए और बी एक दूसरे से मर्ज होकर ए बी बना रही है, तो ए की एसेट भी ए बी की हो जाएगी, बी की एसेट भी ए बी की हो जाएगी। लेकिन कंपनी चेंज हो रही है, असेट चेंज हो रही है, लेकिन फिर भी यह ट्रांसफर की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा, क्योंकि यहां पे बेच नहीं रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सिक इंडस्ट्रियल कंपनी अगर अपनी कोई असेट ट्रांसफर करती है, पहले ये प्रोविजन हुआ करता था, जो सिक कंपनी होती थी जिनका प्रॉफिट कम होता था लॉस से, या जिनकी इनकम कम होती थी एक्सपेंसेस से, तो ऐसी कंडीशन में उनको सिक इंडस्ट्रियल कंपनी कहा जाता था। लगातार लॉस होने की वजह से सिक इंडस्ट्रियल कंपनी कहा जाता था। सिक इंडस्ट्रियल कंपनी का रिवाइवल और रिहेबिलिटेशन किया जाता है, तो वो सिक्का एक्ट में कवर होते थे, तो ये उससे रिलेटेड है सिक इंडस्ट्रियल कंपनी। तो पहले क्या होता था, लैंड ट्रांसफर कर देते किसी और को, कोई और उस लैंड को रिहेबिलिटेट करके उसको प्रॉपर तरीके से कंपनी को वापस अप करता था, तो वो वाला अब वैसे सिक इंडस्ट्रियल कंपनी आज भी डेफिनेशन है, लेकिन वो एक्ट जो है वो दूसरी तरफ मूव हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए ये पॉइंट है, इसलिए पढ़ना है। उसके बाद रिवर्स मोर्टगेज को भी हम ट्रांसफर में कवर नहीं करते हैं, बिकॉज इट इज मोर्टगेज ओनली। उसके बाद में लैंडिंग सिक्योरिटी, इसको LE कर दो, ट्रांसफर इन्वॉल्व इन स्कीम ऑफ लैंडिंग सिक्योरिटीज। अगर कोई व्यक्ति सिक्योरिटी लैंड दे रहा है, उधार दे रहा है सिक्योरिटी, तो कैसा ट्रांसफर, लैंड देना मतलब क्या हो गया, लैंड करना मतलब क्या, उधार देना। उधार देने के टाइम पे आप उसको ट्रांसफर नहीं कह सकते। उसके बाद मेन बात, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, बुक टू नेशनल म्यूजियम। आप अगर इस तरह की चीज किसी नेशनल म्यूजियम को दे रहे हो, नेशनल आर्ट गैलरी को दे रहे हो, या किसी और नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन को दे रहे हो, तो ये भी कैपिटल गेन नहीं होगा। क्योंकि अगर आपकी बनाई गई कोई चीज, अगर आपका कोई पुराना आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन अगर म्यूजियम में रख रहे हैं, तो कितने लोगों की आंखों को शांति दे रहा है, कितने लोग उसको देखेंगे, उसको समझेंगे, पुरानी चीजों को समझेंगे, हिस्ट्री को देखेंगे। तो ये ऐसे में इसको गुड फेथ में ट्रांसफर की डेफिनेशन से अलग रखा गया है। आपको बेचने से फायदा होगा, प्रॉफिट हुआ, कैपिटल एसेट हुई, कैपिटल गेन हुआ, बट इट इज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है, ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड, डिबेंचर या डिबेंचर स्टॉक या डिपॉजिट सर्टिफिकेट इनटू शेयर। सीधी सी बात है, पहले आपके पास में डिबेंचर था, क्या था आपके पास, डिबेंचर, और ये डिबेंचर कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, शेयर्स में। आई रिपीट, था क्या आपके पास, डिबेंचर, कन्वर्ट किसमें हो गया, शेयर्स में। ये कन्वर्ट हुआ है, बिका नहीं है, इसलिए ये भी ट्रांसफर की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होता है। एंड द लास्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। ये भी ट्रांसफर की डेफिनेशन में कवर नहीं होता है। ऑल इन ऑल व्हाट आई एम सेइंग इज दीज ट्रांजैक्शंस अगर होते हैं तो इससे कैपिटल गेन नहीं होगा। इन सब ट्रांजैक्शन में आपको कैपिटल गेन नहीं होगा, मतलब कैपिटल गेन की कैलकुलेशन इन सब ट्रांजैक्शन में आपको नहीं करनी है। तो आइए समझते हैं बातों को। ट्रांसफर में क्या क्या चीजें नहीं आती है। सबसे पहला ट्रांसफर में क्या नहीं आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर। कंपनी के मालिक कौन, शेयर होल्डर। आई रिपीट, कंपनी के मालिक कौन, शेयर होल्डर। कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर को क्या दे रही है, कंपनी अपने शेयर होल्डर को लिक्विडेशन के टाइम पे एसेट दे रही है, तो उन्हीं के पास तो जाएगा, दे आर ओनर्स। सेकंड पॉइंट, एचयूएफ अपने मेंबर्स को, भैया एचयूएफ अपने मेंबर्स को ही तो देगा, और किसको देगा, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन दो भाई थे, पापा थे, दो भाई, उनकी वाइफ, पापा, बच्चे सब मिलकर काम कर रहे थे। अब ये सोच रहे कि सबको अपना अपना अलग करना है, पापा पेंशन लेंगे, दोनों भाई अपना अपना धंधा अलग चलाएंगे, पूरी एचयूएफ का पार्टीशन कर दिया, तो भैया जो भी एसेट है एचयूएफ के मेंबर्स के पास ही तो जाएगी। अगर एचयूएफ के मेंबर्स के पास एसेट जाएगी तो कैसा कैपिटल, घर की बात हो गई ये तो कहने का मतलब ये हुआ, इन सब केस में कुछ न कुछ रीजन की वजह से उसे सेल ऑफ कैपिटल एसेट नहीं माना है,
उसे सेल ऑफ कैपिटल एसेट नहीं मानने पर कैपिटल गेन नहीं मानना है। अब बात करते हैं हम लोग अगले पॉइंट की। हम लोग वापस से चलते हैं, हम लोग फिर से चलते हैं कहां पर, सेक्शन 45 में हमने पहला पॉइंट पढ़ा देयर मस्ट बी कैपिटल असेट, दूसरा पॉइंट पढ़ा कैपिटल असेट मस्ट बी ट्रांसफर्ड, तीसरा पॉइंट पढ़ा सच ट्रांसफर टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, कब हुआ हो, प्रीवियस ईयर में हुआ हो, या तो गेन होगा या तो लॉस होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, या तो क्या होगा गेन या तो क्या होगा लॉस, और ये गेन और लॉस एग्जेम्प्ट नहीं है, तो जो गेन होगा उसको कैपिटल गेन कहा जाएगा। तो आज हम लोग समझते हैं कि जो कैपिटल गेन होते हैं ये कितने तरह के होते हैं। तो आप इसको ऐसे समझना, इसको आप ऐसे समझना, कैपिटल गेन बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला होता है, मैं बार बार और कई बार ये शब्दों के नाम ले चुका हूं, आप लोग इसे गौर से समझना। एक तो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आई रिपीट, पहला कौन सा होता है शॉर्ट टर्म, दूसरा कौन सा होता है लॉन्ग टर्म। अब इन दोनों में क्या फर्क होता है या ये दोनों क्या चीजें होती है उसको समझना। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो गेन होता है जो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट को बेचने से हुआ है। आई रिपीट माई वर्ड्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो गेन होता है जो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट को बेचने से हुई है। अब यहां पे वर्ड क्या है शॉर्ट टर्म और यहां पे वर्ड क्या है लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या फर्क है यह समझाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूं एक टेबल की तरफ, या ये टेबल में। तो अगर बात करें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की तो फर्क क्या है, ऐसी कोई भी एसेट जो पिछले 36 महीने 36 मंथ से कम हमारे पास में रही और बेच दी। सपोज मैंने एक गोल्ड की रिंग खरीदी आज से 2 साल पहले 2021-22 में, तो 2022 में सपोज कीजिए 2022 की मैंने 1 अप्रैल को एक गोल्ड की रिंग खरीदी, 2022, 2023, 2024 में मैंने उसको बेच दी, यानी कि 2 साल हो गए, 2 साल में बेच दी। मैंने गोल्ड की रिंग अपने पास कितने टाइम रखी 2 साल, तो ये शॉर्ट टर्म हो गई। तो ये कितने साल की बात है, तो इन्होंने कहा कि यूजुअली जितनी भी असेट है वो 3 इयर्स तक आपके पास में है तो उस असेट को हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट कहेंगे। अगर आपके पास पीरियड ऑफ होल्डिंग 3 इयर्स या उससे कम है, आई रिपीट, इफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग इज लेस देन 3 ईयर देन इट विल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। बट इन केस वेयर इट इज होल्ड मोर देन 3 इयर्स तो इट विल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। लियो। तो अगर आपकी असेट 3 इयर्स या उससे कम आपके पास में है तो ये तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, और अगर एसेट 3 इयर्स से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म एसेट हो गया। सर ये तो एनी अदर है ना, आपने एनी अदर वाला सबसे पहले क्यों पढ़ाया? एनी अदर में एवरीथिंग इज कवर्ड, सब कुछ एनीथिंग में एनी अदर में कवर हो गया। तो यानी कि अगर कोई आपके पास में अनलिस्टेड शेयर्स या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आई रिपीट अनलिस्टेड शेयर्स या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और वो 2 इयर्स तक अगर आपने होल्ड करके रखे हैं तो उसे शॉर्ट टर्म कहेंगे, और अबाउट 2 ईयर तक होल्ड करके रखे हैं तो उसे लॉन्ग टर्म कहेंगे। साइमल्टेनियसली ऐसी कोई सिक्योरिटी जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज या यूटीआई या इक्विटी ओरिएंटेड या जीरो कूपन बॉन्ड, इन चारों में से कोई है, ये तो हो गई लिस्टेड सिक्योरिटी। आप इसे लिस्टेड सिक्योरिटी लिखना, ध्यान रखना है ना, दिस इज लिस्टेड सिक्योरिटी। अगर कोई लिस्टेड सिक्योरिटी अगर आपके पास में है और उसको आपने अगर लिस्टेड सिक्योरिटी को अगर सेल किया है आफ्टर 1 ईयर, अप टू 1 ईयर इट इज शॉर्ट टर्म, अबव 1 ईयर इट इज लॉन्ग टर्म। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात आराम से समझ में आ गई होगी। 3 तरह की एसेट है, 3 तरह की एसेट है, समझना सब लोग, ठीक है। ये मैं यहां पे नाम लिख देता हूं, जैसे मैं बीच में लिख रहा हूं नाम। अगर आपसे कोई पूछे लिस्टेड शेयर्स है तो 1 ईयर से ज्यादा लॉन्ग टर्म, 1 ईयर से कम
1 ईयर से कम शॉर्ट टर्म और ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। तो क्या बोला, शेयर्स के केस में 1 साल या इससे कम अगर आपके पास है तो शॉर्ट टर्म, 1 साल से अगर ज्यादा है, 1 ईयर से ज्यादा है, अगर 1 ईयर से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। ठीक है, ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज समझना, अगर मान लीजिए लैंड, ये क्या बोला, इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या बोला ये, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर 2 ईयर से ज्यादा अगर आपने अपने पास होल्ड करी है तो लॉन्ग टर्म, 2 ईयर्स या उससे कम अगर होल्ड करी है तो शॉर्ट टर्म। बात है बहुत इजी है। अगर एनी अदर एसेट है, जैसे ज्वेलरी, ठीक है, अगर आपके पास 3 ईयर्स से ज्यादा आपने होल्ड करी है तो लॉन्ग टर्म, 3 ईयर्स से अगर आपने कम होल्ड करी है तो शॉर्ट टर्म। इजी है, बड़ा इजी है। सर कैसे, मतलब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में क्या करना रहेगा, कुछ भी नहीं करना है, परचेज डेट और सेल डेट का डिफरेंस देखना है, उसको कहते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग। इफ योर पीरियड ऑफ होल्डिंग इज लेस देन 1 ईयर इन केस ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटी, यूटीआई के म्यूचुअल फंड और इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट और जीरो कूपन बॉन्ड, इन सब के केस में अगर 1 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म, 1 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। दैट्स इट, कुछ भी तो बड़ा नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का डिफरेंस। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हम लोग आते हैं कैलकुलेशन में। तो सबसे पहले आप लोग एक फॉर्मेट बना दीजिए, दिस फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, राइट। सीधा सीधा है फॉर्मेट, सेल्स कंसिडरेशन लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, नेट सेल कंसिडरेशन लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है, एंड लेस इफ एनी। एक काम कीजिए ना, इसको अभी रहने दीजिए, आप लोग इसे मत बनाइए, ये मत लिखिएगा, सीधा बस इतना बना लीजिए। ये आप एक फॉर्मेट क्रिएट कर लीजिए, मैं आपको इसका समझाता हूं मीनिंग। अभी क्या हुआ, आपको पता चल गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है। एक बार होल्ड करो, लिखना बंद करो और सुनिए। जैसे आपको पता चल गया ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है। पहली बात कैसे पता चलेगा, सपोज मैंने एक असेट परचेस करी जिसका नाम है ज्वेलरी। मैंने अपने परचेस करी गोल्ड की ज्वेलरी एज ऑन 1 अगस्त 2022, ठीक है। क्या हुआ, एक बार मेरे साथ साथ ध्यान देना सब लोग, ठीक है। I purchased jewelry as on 1st August 2022 for rupees 50,000 and sold the same as on 1st August 23। मुझे बताओ, 1 साल तक रखी ज्वेलरी है और बेची कितने में मैंने, 70,000 में। एज ऑल ऑफ यू नो दैट हम लोग इसमें असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। पिछले साल को हम लोग प्रीवियस ईयर बोल रहे हैं, तो हमने बेची कब है, 23-24 प्रीवियस ईयर में। तो अभी हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मुझे बताओ आपका इसमें फायदा कितना हुआ। 70,000 की चीज 50,000 में बेची, खरीदी थी 70,000 बेची, फायदा कितना हुआ 20,000। दिस इज नोन एज गेन। इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल गेन। भैया कैसे, कुछ भी तो नहीं है, सेल्स कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सेल्स कंसिडरेशन मतलब जितने में बेचा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने में खरीदा, डिफरेंस अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन। सर इतना इजी, हाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इतना इजी है। अभी आप इसको ऐसा समझो, मान लीजिए कि इसी में ही जब मैंने सेल किया तो ब्रोकरेज वगैरह का 1% का खर्चा हो गया, राइट। जब मैंने बेचा तो ब्रोकरेज का 1% नहीं, 1,000 का खर्चा हो गया। तो समझो मैंने ज्वेलरी खरीदी 50,000 की, उस ज्वेलरी को मैंने सेल किया 70,000 और बेचने में मेरा 1,000 का खर्चा हो गया, तो 1,000 रुपीज और कम हो गया, तो 19,000 मेरा प्रॉफिट हो गया। कैसे निकाला, सीधा सा हिसाब है, कितने में बेचा मैंने, सेल्स 70,000, मेरा खर्चा कितना हुआ, ट्रांसफर में मेरा खर्चा हुआ 1,000, मेरे पास कितने आ गए 69,000, ये हो गया मेरा नेट सेल। अब मैंने परचेस कितने में किया था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, COA लिख रहा हूं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने परचेस किया था 50,000 में, मेरा अल्टीमेट प्रॉफिट हो गया, इसे क्या बोला जाएगा, कैपिटल गेन। मुझे लगता है कि आपको ये आराम से समझ में आ गया होगा।
और ये कौन सा कैपिटल गेन है? शॉर्ट टर्म, क्योंकि मैंने कितने साल अपने पास रखा है? 1 ईयर, और ज्वेलरी के केस में कितने साल काउंट करने होते हैं? 3 ईयर्स। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, ये बात समझने के लिए मैंने सिर्फ आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया। ऐसी कोई भी एसेट जो 3 इयर्स, 2 इयर्स या 1 ईयर्स एज द केस में भी अपने पास रखने के बाद अगर सेल कर दी जाती है, अगर सेल कर दी जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे होती है? सीधा सीधा सा फॉर्मेट है, सेल्स कंसिडरेशन जितने में बेचा है वो। नोट कर लीजिए, नोट लिखिए, नोट। सेल्स कंसिडरेशन मींस द अमाउंट इन विच वी हैव ट्रांसफर्ड द एसेट। दूसरा नोट लिखिए, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर मींस, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर मींस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर मींस क्या क्या चीजें आती है? जैसे ब्रोकरेज, ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है, कमीशन, ये सब चीजें किसमें आती है? एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर में आती है। ब्रोकरेज हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गई, कमीशन हो गया, ठीक है। इसके बाद में जो आ गया उसको क्या बोलेंगे? नेट सेल कंसिडरेशन। उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर देंगे। अभी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? परचेज अमाउंट, जितने में परचेज किया था। और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है? इंप्रूवमेंट वैल्यू, जितना हमने इसमें इंप्रूवमेंट किया था उसको क्या बोलेंगे? इंप्रूवमेंट वैल्यू। क्लियर है? दिस इज व्हाट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन इज। अभी हम लोग इसका एक क्वेश्चन करेंगे, मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिख लो, मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिख लो। अगर आपने नहीं लिखा है तो नोट कर लो, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। यस, अब एक क्वेश्चन लिख लो सब लोग। एक्स परचेज्ड एन asset as on 1st July 2021 and for rupees 1 lakh. He sold the same as on 9th November 2023 for rupees 5 lakh. Expenses on transfer, that is brokerage 20,000, brokerage 20,000, brokerage 20,000, stamp duty expenses 10,000. Calculate कैपिटल गेन। क्या कैलकुलेट करना है आपको? कैपिटल गेन। तो हमने ये लिया, राइट, हमने ये लिया ये दिस वन एंड दिस वन। कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। साहब शॉर्ट टर्म क्यों होगा बताओ सब लोग? शॉर्ट टर्म इसलिए होगा क्योंकि कोई एसेट अगर हमने 21 में खरीदी, 23 में बेच दी, यानी कि 2 years and 3 months के लिए। अब जब एसेट का कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये मानना है कि 3 years वाली एसेट है। तो जब 3 साल से कम में बेची, सर 3 साल से कम कैसे, समझ में नहीं आया। 1 जुलाई 2021 को परचेज की है। परचेज कब की है? परचेज की है 1 जुलाई 2021 को परचेज करके हमने सेल कर दिया उसको 9 नवंबर 2023 में। कितना टाइम हो गया? 21 से 22 एक साल, 22 से 23 दूसरा साल, 21 से 22 फर्स्ट ईयर, 22 से 23 2 years, 2 years एंड सम मंथ्स। तो जब 2 years और सम मंथ्स है तो ये कौन सी एसेट होगी? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? इट इज शॉर्ट टर्म। कैसे करेंगे कैलकुलेशन? फटाफट से ध्यान देना सब लोग। सबसे पहले लिखेंगे सेल कंसिडरेशन। क्या लिखेंगे? सेल कंसिडरेशन। कितने रुपए? 5 लाख रुपीज। लेस कर देंगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर।
मुझे बताओ क्या क्या ट्रांसफर पे खर्चा किया। ब्रोकरेज 20,000 का, स्टैम्प ड्यूटी एक्सपेंसेस 10,000 का, तो टोटल कितना खर्चा हो गया 30,000 का। डिफरेंस अमाउंट क्या हो गया नेट। सर ये आप क्या कर रहे हो, मैंने अभी बोला था ना फॉर्मेट लिखो, ये फॉर्मेट है सीधा सीधा। नेट सेल कंसिडरेशन 4,70,000 लेस कर देंगे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या लेस कर रहे हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितने में परचेस किया है, ये परचेस किया है आपने 1 लाख में, तो लेस कर दिया 1 लाख। सीधा सा हिसाब है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज 3,70,000। कुछ दिक्कत ही नहीं थी इसमें, बहुत ही इजीली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमने क्लियर कर लिया। अब बात आती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। बेटा ये तो कुछ था ही नहीं, सीधा सा क्वेश्चन था। देखो 5 लाख में वो चीज बेची जो 1 लाख में खरीदी थी, जिस जब बेची तो जो जो खर्चा हुआ था वो भी तो लेस करना पड़ेगा। खर्चा क्या क्या हुआ था, 20,000 का एक खर्चा हुआ, 10,000 का एक खर्चा हुआ, टोटल मिला के खर्चा कितना हुआ 30,000 का। तो ओवरऑल हमारा बेनिफिट कितना हो गया 3,70,000। This will be treated as short-term capital gain. With this, we have concluded our short-term capital gain. Now we are starting long-term capital gain. बड़ी इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताने वाला हूं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, इसके लिए आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेसिक मीनिंग होता है कि कोई भी असेट 36, 24 या 12 मंथ्स तक आप अपने पास में रख रहे हो, दैट इज 3 years, 2 years और 1 year तक आप अपने पास में रखकर फिर बेच रहे हो, तो जो असेट आप सेल कर रहे हो ज्यादा टाइम पर रखकर उसे हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कह रहे हैं। और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की एक सीधी सी बात होती है बेटा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की एक सीधी सी बात होती है कि वो लंबे समय तक हमारे पास में रखकर फिर बेची जाती है। सपोज हमारा एक पुराना घर है, हमारा एक पुराना घर है जो हमने परचेस किया था, जो हमने मेरे दादाजी ने परचेस किया था 1982 में, एंड इट वॉज परचेज्ड इन ओल्ड हाउस वॉज परचेज इन 1982 में। ईयर 1982 में हमने कितने में परचेज किया था, ये हमने परचेज किया था 5,000 में। ठीक है, अभी क्या हुआ लास्ट ईयर वो घर हम लोगों ने बेच दिया, पता है। और वो घर हमने कितने में बेचा, हमने वो घर बेचा अप्रोक्सीमेटली, एक मिनट, हमने वो घर बेचा ईयर 2023 में। कितने में बेचा, 1 करोड़ में। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये भाव बढ़े क्यों, ये एप्रिसिएशन है, ये प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाए या टाइम वैल्यू ऑफ मनी बढ़ाए, हमें दोनों चीजें समझनी होगी। हमारा घर की वैल्यू बढ़ गई या फिर जो हमारे पास पैसा था उसकी वैल्यू बढ़ी है, मनी वैल्यू बढ़ी है। तो ऐसा बोला जाता है कि दोनों हुआ है, एक तो असेट का अप्रिसिएशन और दूसरा मनी का इन्फ्लेशन, मनी वैल्यू जो चेंज हो गई। तो ऐसी कंडीशन में कैपिटल गेन चैप्टर आपको सिखाता है कि पहले ये जो 1982 में जो 5,000 थे उसकी आज की क्या वैल्यू है, उसे हम लोग कहते हैं इंडेक्सेशन। हम उसकी इंडेक्सेशन करके उसकी वैल्यू को आज की वैल्यू तक लाएंगे, फिर जो इंडेक्सेशन वाली वैल्यू होगी वो यहां पे माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस अमाउंट होएगा उसको कैपिटल गेन कहेंगे। और ये जो कैपिटल गेन है हमारा, इसे हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। क्या कैपिटल गेन कहेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। यस और नो, यस। तो अभी इसमें पता है कैसे रहता है ना, जैसे 5,000 का घर था, उस 5,000 के आज की वैल्यू क्या है उसको हमने इंडेक्सेशन बोल दिया, और जितने में बेचा है उसमें से आज की वैल्यू को लेस कर देंगे, तो हमारा जो डिफरेंस अमाउंट है उसको हम लोग कैपिटल गेन बोल देंगे। अब होता कैसा है, इसमें भी एक फॉर्मेट है, ठीक है। वो फॉर्मेट मैं आपको डायरेक्ट नहीं लिखवाऊंगा, वहां नहीं बताऊंगा, मैं आपको कहूंगा, मैं भी आपके साथ लिखूंगा, आप मेरे साथ साथ नोट करो, राइट। थोड़ा सा जो वहां लिखा है उससे थोड़ा सा अलग है, इसलिए तो मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सबसे पहले आपने जितने में सेल किया है वो एज इट इज लिख दीजिए, सेल कंसिडरेशन। सपोज आपने 500 में बेचा है तो 500, और 5 लाख में बेचा है तो 5 लाख, माइनस कर देंगे हम लोग एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। ध्यान रखना ये फॉर्मेट जो है ना, ये कभी इससे हिलना मत। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर
और जैसे ही हमने एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर लेस किया तो हमारा आ जाएगा नेट सेल कंसीडरेशन। अगला क्या आ जाएगा हमारा? नेट सेल कंसीडरेशन। नेट सेल कंसीडरेशन में से दो चीजें माइनस होगी। पहला होगा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। पहला क्या होगा? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलेगा वो मैं आपको यही बता देता हूं। पहली बात, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब जितने में हमने खरीदा है, जितने में हमने खरीदा है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब इसका इंडेक्सेशन क्यों कर रहे हैं, अब वो भी समझिए। इंडेक्सेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो असेट जब हमने पेमेंट किया था वो टाइम अलग था और आज का टाइम अलग है, तो जो पेमेंट है उसकी आज की वैल्यू क्या है, या फिर मैं ऐसा कहूं कि वो जो असेट है उसकी आज की वैल्यू क्या है। सपोज मैं अगर कोई स्टूल परचेस करता हूं 1000 रुपए में, ठीक है, स्टूल मैंने 1000 रुपए में, एक चेयर मैंने परचेस करी 1000 रुपए की, चेयर की का एग्जांपल लेता हूं मैं, 1000 रुपए की चेयर परचेस करी मैंने, पहले साल में उसका डेप्रिसिएशन लगाया वो बन गई 900 की, दूसरा साल और यूज किया वो बन गई 800 की, तीसरा साल और यूज किया वो बन गई 700 की। अब मैं उस चेयर को बेचता हूं 800 रुपए में, तो आप क्या बोलेंगे? 100 रुपीज का बेनिफिट है क्योंकि 700 रुपए उसकी आज की वैल्यू है और 800 रुपए में बेची तो 100 रुपए का बेनिफिट। अब मेरा आपको क्रॉस क्वेश्चन है कि 1000 की खरीदी थी ना आपने, वो क्यों नहीं सोचा? क्योंकि वो असेट डेप्रिशिएबल असेट है। तो जिस तरह से डेप्रिशिएबल एसेट में वैल्यू कम होती है उस तरह से एप्रिशिएबल एसेट में वैल्यू बढ़ाई जाती है, और एप्रिशिएबल एसेट में जो वैल्यू बढ़ाई जाती है उसी वैल्यू को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहा जाता है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा उसका? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिवाइडेड बाय परचेज ईयर इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय सेल ईयर इंडेक्स। अब आप कहेंगे सर ये परचेज ईयर इंडेक्स और सेल ईयर इंडेक्स क्या है? आपके नोट्स में सबसे लास्ट में जो बुक आपके पास में है उस बुक के सबसे इस चैप्टर के सबसे लास्ट वाला जो पेज है वो निकालिए आप लोग। जैसे जो भी बुक आपके पास में आई हुई है उसका इस चैप्टर का कैपिटल गेन का जो लास्ट पेज आप निकालेंगे तो आपको दिखेगा। निकालिए, लास्ट पेज निकालिए आप लोग जल्दी से। है क्या? नहीं है इसमें, कहाँ है भैया? कोई तो दिखा दो। यस, पेज नंबर 50 में भी उसमें आपके इस तरह की पूरी एक टेबल दे रखी है। मैं उधर क्यों देख रहा हूं, इधर भी तो है मेरे पास में। यस, पेज नंबर 50 में इस तरह की पूरी एक टेबल दे रखी है, देखो आप लोग, है ना, ये वाली टेबल देखो आपके पेज नंबर 50 में। ये आपका इंडेक्स नंबर की टेबल है। जब खरीदा उसको हम लोग बोलेंगे बेस ईयर, है ना, या परचेज ईयर। तो जैसे मान लीजिए कि अभी इस क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में अगर परचेज वाला ईयर अगर 2012-13 आ जाए तो परचेज ईयर इंडेक्स 200 आ जाएगा। अगर मान लीजिए परचेज वाला ईयर 2015-16 है तो 254 आ जाएगा। तो कहने का मतलब परचेज ईयर इंडेक्स जो है, परचेज ईयर इंडेक्स में आपको ये वैल्यू लिखनी है, ये वाली, जिस साल आपने परचेज किया है उस साल की वैल्यू लिखनी है। यस और नो? यस और नो? यस। अभी इसके बाद क्या करना है वो भी समझिए आप लोग, वो भी समझिए। सेल ईयर इंडेक्स में सेल वाले ईयर की इंडेक्स वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा। अब माइनस करेंगे हम लोग, अब हम लोग माइनस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट? यानी कि जो हमने एसेट परचेज करी है उस एसेट को इंप्रूव किया है क्या हमने? सपोज जैसे मैंने एक लैंड परचेज करी, उस लैंड के ऊपर एक बिल्डिंग बनाई हुई है, बिल्डिंग के ऊपर एक और बिल्डिंग बना दी, या लैंड में लेवलिंग करवा दी, या लैंड में जैसे मान लीजिए लैंड जो है वो गवर्नमेंट में पंचायत समिति में रजिस्टर्ड थी, उसको मैंने शहरी पट्टे में
शहरी मैंने उसकी रजिस्ट्री करवा दी या उसकी मैंने बाउंड्री करवा दी, दिस इज कॉल्ड एज इम्प्रूवमेंट। एक गोल्ड की रिंग थी, उस गोल्ड की रिंग के ऊपर मैंने और गोल्ड चढ़ा के उसको थोड़ी मोटी करवा दी, इंप्रूवमेंट। तो अगर मान लीजिए हमने किसी एसेट में इंप्रूवमेंट करवाया है तो उसे कहा जाता है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। क्या कहा जाता है? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इसमें हम लोग इंप्रूवमेंट को इंडेक्सेशन करने के लिए हम लोग डिवाइड बाय करेंगे इंप्रूवमेंट ईयर इंडेक्स। डिवाइड बाय क्या करेंगे? इंप्रूवमेंट ईयर इंडेक्स। मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? सेल ईयर इंडेक्स। सेम जैसे हमने ऊपर किया था, और ऐसे लेस करते ही जो हमारी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम लोग कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका हम लोग करते हैं क्वेश्चन और फिर हमारा ये चैप्टर होगा, ये लेक्चर होगा कंप्लीट। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। अगर कर लिया है तो हम इधर इसका एक क्वेश्चन लिखते हैं। जल्दी से देखिए, है ना। X purchased a land as on 1st July, अभी डेट कुछ और लिख देते हैं, 1/9/2013 for rupees 5 लाख। He sold the same as on 1st November 2023 for rupees 20 लाख। 20 लाख में बेचा। खरीदा था 5 लाख में, बेचा 20 लाख में। Expenses on transfer was rupees 1 lakh. Calculate capital gain. Calculate capital gain. अभी क्या है, मेरी बात सुनो, हम क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट कैपिटल गेन। अब मेरी बात सुनो, खरीदा कब था? 2013 में। तो हमें चाहिए इंडेक्स वैल्यू, तो मैंने लिख दिया इंडेक्स नंबर ऑफ 2013-14। वैसे आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा तो आपको इस टेबल से लेना पड़ेगा। वैसे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें दे रखा होगा, मेरे वाले क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा, आपको टेबल में ढूंढना पड़ेगा। तो टेबल में लिख रखा है 13-14 का इंडेक्स है 220। 13-14 का इंडेक्स है 220, ठीक है। 13-14 का इंडेक्स है 220। ये 5-7 मिनट 10 मिनट में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, तो लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, राइट? ओके, ठीक है। अभी 2023, तो 2023-24 का जो इंडेक्स होगा हमेशा 348। ये इंडेक्स हमेशा सेम रहते हैं। क्वेश्चन में दे रखे होंगे, नहीं दे रखे होंगे तो आपको इसको फॉलो करना है। तो अभी हमने फॉर्मेट लिखा है, सब लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। सब लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करना शुरू करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ एक्स, ठीक है। जल्दी से फटाफट एकदम। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेल्स कंसिडरेशन। क्या लिखेंगे? सेल्स कंसिडरेशन। मुझे बताओ सेल्स कंसिडरेशन कितना है? 20 लाख रुपीज। कितना है? 20 लाख रुपीज। लेस करेंगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर कितना है? एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो नेट सेल कंसिडरेशन है, नेट सेल कंसिडरेशन है 19 लाख रुपीज। लेस करेंगे, नेट सेल कंसिडरेशन है 19 लाख रुपीज, लेस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मैं ICOA लिख रहा हूं, देख लो। चलो पूरा ही लिख देते हैं शुरू में, तो है ना। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन।
अब मुझे बताओ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला क्या लगाया था हमने। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है 5 लाख जितने में खरीदा था, डिवाइडेड बाय परचेज ईयर इंडेक्स कितना है 220, मल्टीप्लाइड बाय सेल ईयर इंडेक्स कितना है 348। चलाओ कैलकुलेटर 5 लाख डिवाइडेड बाय 220 मल्टीप्लाइड बाय 348, ये हो गया 790901, 790909। कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लेना, 5 लाख में खरीदा डिवाइड बाय 220 मल्टीप्लाइड बाय 348, तो आ गया 790901। ठीक है, तो ये आ गया मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कितना आ गया 19 लाख माइनस 790909, तो ये आ गया 11,09,091। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ज़्यादा टफ है और इजीली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेक्चर में कैपिटल गेन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हम लोग डेवलप नहीं कर सकते क्योंकि एसेट खरीदी एसेट बेची वैसा वाला टॉपिक है ये। तो ये ऐसा लेकिन इसके बाद में जो स्पेशल केसेस चलेंगे वो बड़े इंटरेस्टिंग है। उसमें क्या होगा कि दिखने में लगेगा कैपिटल गेन है या नहीं है, बट समझ में नहीं आएगा है या नहीं है। वो बड़े इंटरेस्टिंग टाइप के लेक्चर्स रहते हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग इसके केसेस में बढ़ जाएंगे आगे 1 बाय 1। बट मुझे लगता है कि आप लोगों को एक होमवर्क दे देना चाहिए, तो आप जल्दी से एक होमवर्क लिख लो पहले, है ना, और उसके बाद लेक्चर आज का खत्म करते हैं। Asset purchased as on 1/9/2003 for rupees 5,550,000. Sold the same for rupees 35 lakh as on 1st July 23. Expenses on transfer 2% on sale। ये थोड़ा मैंने आपको अलग टाइप का दे दिया, सेल का 2% आपका एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है। कैलकुलेट कैपिटल गेन, ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, 35 लाख में बेचा और 5,50,000 में खरीदा और कैलकुलेट कैपिटल गेन। ठीक है, विद दिस आई एम कंक्लूडिंग टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। कल के लेक्चर में हम लोग इसके आंसर के साथ नए जोश नई उमंग के साथ मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग्स, ऑल द बेस्ट।